सोचो, एक ऐसी दुनिया की जहाँ रोना गुनाह हो, जहाँ हंसना जुर्म हो, जहाँ अगर तुम्हारे चेहरे पर कोई भी जज्बात दिखे, खुशी, दर्द, डर, गुस्सा, तो पुलिस तुरंत तुम्हें पकड़ ले जाए। ये कोई डिस्टोपियन नॉवल नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो एक ही रात में बदल गई। और इस दुनिया में एक औरत है जो एक बंद कमरे में अकेली खड़ी है। चारों तरफ बिखरी हुई दवाइयां और बाहर दरवाजा थपथपाने वाले लोग। वो नींद ना आने की दवा ढूंढ रही है, क्योंकि अगर वो सो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर क्या होगा इस औरत का, और आखिर ये दुनिया ऐसे कैसे बन गई? कहानी हम कुछ दिन पीछे ले जाते हैं। आसमान से एक स्पेसशिप धरती की तरफ आता है और जमीन पर आने से पहले ही टूट फूट जाता है। उसके टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में जा गिरते हैं। जब साइंटिस्ट सेफ्टी सूट पहनकर उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें उस टूटे हुए हिस्से पर एक बहुत ही सूक्ष्म जीव नजर आता है, बिल्कुल वैसे जैसे बारिश के बाद गीली जमीन पर कोई जीरा जो दिखे भी मुश्किल से। वैसे ही ये टाइनी क्रीचर जो हाई टेम्परेचर में भी जीता है और लो टेम्परेचर में भी। इस पूरी जांच पड़ताल का डायरेक्टर है टकर, जो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। जब टकर वापस जा रहा होता है तो एक लड़की उसे उसी शिप का एक छोटा सा टुकड़ा देती है। उस टुकड़े पर भी वही सूक्ष्म जीव होता है। जैसे ही टकर उस टुकड़े को हाथ में लेता है, वही क्रीचर उसके हाथ को काट लेता है। खून बहने लगता है। रात को टकर घर जाता है। आधी रात को उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसका चेहरा डरावना लगने लगता है, जैसे कोई इंसान नहीं कोई और चीज हो उसके अंदर। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है, बिल्कुल ठीक जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर हम मिलते हैं कैरल से, एक डॉक्टर जो अपनी जिंदगी में पहले से काफी मुश्किलों से गुजर रही है। उसका टकर से तलाक हो चुका है। एक छोटा सा बेटा है उसका, जो उसकी दुनिया है, उसकी जान है। वो एक अच्छी डॉक्टर है, एक जिम्मेदार माँ है। लेकिन टकर का फोन आता है। वो कहता है, मुझे अपने बेटे से मिलना है। कैरल सीधा जवाब देती है, तुम उसे अब नहीं मिल सकते, हम अलग हो चुके हैं। टकर कहता है, वो मेरा बेटा है, मुझे हक है। लेकिन कैरल कॉल काट देती है। ये देखकर दिल थोड़ा दुखी होता है। एक टूटा हुआ परिवार, एक मखदूम रिश्ता। लेकिन कैरल को अभी पता नहीं था कि ये एक फोन कॉल तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा तो अभी आना बाकी था। अपने दोस्त और साथी डॉक्टर बेन से मिलकर कैरल बात करती है। बेन समझाता है कि टकर उसके बेटे का बाप है, उससे मिलने का हक है, और इसीलिए कैरल अपने बेटे को टकर के घर छोड़ने जाती है। लेकिन जब उसका बेटा अपने बाप को देखता है तो हैरान रह जाता है। टकर बात तो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना प्यार, ना एक छोटी सी मुस्कान भी। बिल्कुल वैसे जैसे कोई रोबोट हो, इंसान का जिस्म लेकिन अंदर कोई भी नहीं। ये देखकर कैरल के दिल में कुछ खा गया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ घर वापस आकर कैरल अपने दरवाजे पर दस्तक सुनती है। एक आदमी खड़ा है। कहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, बात करनी है। कैरल, अभी आती हूँ कहकर अंदर जाती है, और तब वो आदमी दरवाजे की चेन खोलने की कोशिश करता है। कैरल ये देख लेती है। वो भागकर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से वो आदमी खिड़की से कैरल को घूरने लगता है। उसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूखा। आज कैरल ने कई ऐसी आंखें देखी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त रास्ते में कैरल देखती है कि बहुत से लोग सीधे चल रहे हैं, ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ना किसी तरफ देख रहे हैं। उनके चेहरे बिल्कुल स्टैचूज की तरह, कोई जज्बात नहीं, कोई हिस्सा नहीं। ऑफिस पहुंचकर वो इंटरनेट पर सर्च करती है। वहाँ लाखों लोग यही कह रहे होते हैं कि उनके घर के लोग बदल गए हैं, उनका बर्ताव पूरी तरह से अलग हो गया है। ये देखकर कैरल पूरी तरह घबरा जाती है और वो बेन से मिलने जाती है। वहाँ एक और डॉक्टर भी होता है। वो दोनों को बताता है कि वो स्पेसशिप पर जो सूक्ष्म जीव थे वो डम नहीं थे, वो इंटेलिजेंट थे। अब वो इंसानों की बॉडी में दाखिल होकर उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरे जिस्म पर कब्जा कर रहे हैं। जिसका भी शिकार होते हैं ये जीव, वो इंसान ऐसे ही बेहिस हो जाता है। उसमें ना जज्बात रहते हैं, ना एहसास, ना कोई एक्सप्रेशन। ये सुनकर कैरल के होश उड़ गए। वो फौरन टकर के घर की तरफ निकली, अपने बेटे को वापस लाने के लिए। टकर के घर में कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। टकर कहता है कि बेटा अपने दोस्त के घर खेल रहा है। कैरल ऊपर जाकर उसका सामान पैक करती है। नीचे आती है तो दरवाजा बंद है। घर के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब क्या है? कैरल पूछती है टकर से। टकर धीरे से कहता है, जब तुम सो जाओगी तो उठने के बाद तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। बस हमारा साथ दो, तुम वैसी ही रहोगी जैसे तुम हो। तुम्हारा दिल, दिमाग, जज्बात सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन तब कैरल समझ गई, टकर भी अब इन्फेक्ट हो चुका था। वो भागने की कोशिश करती है। टकर उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह से हरे रंग की चीज निकालकर सीधा कैरल के चेहरे पर डाल देता है। कैरल फौरन अपना मुंह साफ करती है और किसी तरह वहां से निकल जाती है। वो गाड़ी में बैठकर भागने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एक ट्रक खड़ा मिलता है और उसके आसपास भी वही बेहिस, एक्सप्रेशनलेस लोग। पीछे से एक और गाड़ी आकर कैरल की गाड़ी से टकरा जाती है। अब गाड़ी से निकलकर वो भागती है। भागती भागती एक ट्रेन में चढ़ जाती है। लेकिन वहां भी वही बेहिस लोग, कोई जज्बात नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल खाली आंखें। क्या वो बच पाएगी? इसी दौरान उसके बेटे की वीडियो कॉल आती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। डैड, मुझे कहीं ले आए हैं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर कैरल की आंखें भर आई। वो रोने ही वाली थी, तभी सामने बैठा एक लड़का धीरे से कहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। अगर तुमने कोई भी एक्सप्रेशन दिखाया तो वो तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हें भी अपने जैसा बना लेंगे। ये वो लम्हा था जब कैरल को पता चला कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान होना छुपाना पड़ेगा। कैरल भी बिल्कुल खाली रोबोट जैसी बैठ जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ इन्फेक्ट लोग ट्रेन में आते हैं और एक एक करके लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं। एक औरत चिल्लाने लगती है। चारों तरफ भागम भाग हो जाती है। वो लोग सब पे हमला करते हैं।
आखिर में सिर्फ कैरल ही बची रहती है जो वहां से भाग निकली। स्टेशन से बाहर आते वक्त फिर वही बेहिस भीड़। कैरल भी उनकी तरह रोबोट जैसी चलती है। यहाँ पर जो भी इंसान हंसने लगे, रोने लगे या घबरा जाए, पुलिस तुरंत उसे पकड़ ले जाती है, क्योंकि अब पुलिस भी इन्फेक्ट हो चुकी है। कैरल के माथे पर पसीना आ जाता है। एक पुलिस वाला आगे आता है। तुम्हारे माथे पर पसीना है, वो तुम्हें पहचान लेंगे, तुम्हें फौरन यहां से जाना होगा। वो पुलिस वाला भी इन्फेक्ट नहीं था, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था ताकि बच सके। ये जानकारी कैरल के लिए एक छोटी सी उम्मीद थी अंधेरे में। वो बेन के साथ एक और डॉक्टर के पास जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि ये एक्चुअली एक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बीज जमीन में डाला हो जो तब तक कुछ नहीं करता जब तक पानी ना मिले। इसी तरह ये वायरस जिस्म में जाने के बाद तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक इंसान सो न जाए। सोते वक्त ये दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है, लेकिन सवाल ये था, कोई कब तक जाग सकता है? ये लोग फैसला करते हैं कि सब एक दूसरे पर नजर रखेंगे ताकि कोई सो न जाए। वो डॉक्टर बताता है कि 80 किलोमीटर दूर एक लेबोरेटरी है जहां ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन कैरल साफ इनकार करती है। मैं अपने बेटे के बिना यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर कुछ इन्फेक्टेड लोग वहीं आ जाते हैं और पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। ये चारों लोग खामोशी से वहां से निकल जाते हैं और बाहर इन्हीं बेहिस लोगों की तरह चलने लगते हैं। इसी दौरान कैरल को एक औरत दिखती है। पुलिस उसे ले जा रही है। वो चिल्ला रही है। वो कैरल की पेशेंट थी। वो बार बार कह रही थी, मैं सो गई थी, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सो गई थी। ये सुनकर कैरल के दिमाग में बिजली सी कूद गई। अगर वो औरत सो गई थी तो वो इन्फेक्ट क्यों नहीं हुई? और तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। बेन उस औरत की मेडिकल रिपोर्ट्स देखता है। उसे पता चलता है कि उस औरत को बचपन से ADEM था, एक दिमागी बीमारी जो अक्सर चिकन पॉक्स के बाद होती है। ये बीमारी दिमाग के एक हिस्से को अफेक्ट करती है और इसी वजह से सोने के बावजूद वायरस उसके दिमाग पर कोई असर नहीं कर पाया। कैरल ये सुनकर कुछ पल के लिए रुक गई और फिर वो बोली, मेरे बेटे को भी चिकन पॉक्स हुआ था और जब हम हॉस्पिटल गए थे तब डॉक्टर ने कहा था कि उसे भी ADEM है। ये वो लम्हा था जब कैरल को एहसास हुआ उसका बेटा इस वायरस का शिकार नहीं हो सकता। वो इम्यून है, इसीलिए वो बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। बेन लैब गया, डॉक्टर को कॉल करता है। वो कहता है, हम वैक्सीन बना सकते हैं अगर कैरल के बेटे का खून मिले। डॉक्टर पूरी बात समझ जाता है। कैरल को बेटे का मैसेज आता है, डैड मुझे दादी के घर ले आए हैं। अब कैरल को पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ है, लेकिन शहर से निकलना आसान कहाँ था। चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग और कैरल खुद भी इन्फेक्टेड थी। टकर ने उसके मुंह पर वो हरी चीज डाली थी। वो बेन को कहती है, मुझे डर है अगर मैं सो गई तो मैं भी उन्हीं जैसी हो जाऊंगी। बेन एक काम करता है जो सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। वो पुलिस की ड्रेस पहनता है, गाड़ी में बैठता है और जानबूझकर बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है ताकि सब लोग उस पर ध्यान दें, उसके पीछे लग जाएं। इस तरह वो सब लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है और कैरल को वहां से निकलने का मौका मिलता है। कैरल भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह चलने लगती है। एक ट्रेन में चढ़ जाती है, वॉशरूम जाती है और जब दरवाजा खुलती है तो सामने उसके बेटे का दोस्त होता है जिसके घर वाले अब नहीं रहे। कैरल उसे अपने साथ ले लेती है। ट्रेन से उतरते वक्त बाहर टकर खड़ा होता है। वो उन्हें अपनी माँ के घर ले जाता है। टकर की माँ भी इन्फेक्ट हो चुकी है। घर में सब खा पी रहे हैं, लेकिन कोई भी कैरल को नहीं पहचान पाता कि वो इन्फेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। तब उसके बेटे की कॉल आती है। कैरल बहुत संभल कर धीरे धीरे बात करती है ताकि किसी को शक ना हो, और बात करते करते उसे बेटे की लोकेशन पता चल जाती है। कुछ ही देर में वो अपने बेटे तक पहुंच जाती है, लेकिन टकर और उसके लोग उन्हें जाते हुए देख लेते हैं। वो दोनों भाग रहे हैं, एक बेसमेंट में आ जाते हैं। टकर पीछे आ जाता है और फिर वो ऐसा करता है जो कैरल ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने ही बेटे को पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उस मर्द के अंदर कोई जज्बात नहीं था, ना प्यार, ना शर्म, ना रहम। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, कैरल ने एक हथौड़ी उठाई और टकर पर हमला कर दिया। ये वो लम्हा था जब कैरल ने वो सब कुछ किया जो एक माँ कर सकती है, अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी। वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल के स्टोर रूम में आ गई जहां बहुत सी दवाइयां थी। एक दवा निकाली, एक इंजेक्शन तैयार किया और अपने बेटे से कहा, अगर मैं सो जाऊं तो ये इंजेक्शन मेरे दिल में लगा देना। इसी दौरान बेन का कॉल आया। कैरल ने बताया, मेरा बेटा मेरे साथ है, हम स्टोर रूम में हैं। बेन बोला, मैं जल्द पहुंच जाता हूं। कैरल को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वो सो नहीं सकती थी। उसका बेटा थक गया था, वो सो गया और कैरल यहाँ दवाई ढूंढने लगी ताकि वो जाग सके। यही वो स्टार्टिंग सीन था। बाहर लोग दरवाजा थपथपा रहे थे। कैरल घंटों से नहीं सोई। आखिरकार वो बेहोश हो गई। जब बेटे की आंखें खुली और उसने देखा कि उसकी माँ सो गई है तो वो घबरा गया, लेकिन वो रोया नहीं, वो टूट नहीं गया। उसने वो इंजेक्शन उठाया और सीधा अपनी माँ के दिल में लगा दिया। कैरल फौरन जाग गई। वो पूरी तरह सोई नहीं थी, वायरस एक्टिव नहीं हुआ। तब बेन भी वहां आ गया। कैरल ने उसे देखा और खुशी से उसे गले लगा लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास हो गया बेन इन्फेक्टेड था। कैरल ने फौरन गन तान ली। बेन बोला, तुमने एक बार कहा था कि दुनिया में सुकून होना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और देखो अब ये वायरस है तो लोग आपस में नहीं लड़ते, उनमें जज्बात नहीं है, हलचल नहीं है, सब कुछ शांत है। दुनिया से हर किस्म की बुराई खत्म हो जाएगी।
ये सुनकर कैरल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तो मेरे बेटे जैसे लोगों का क्या होगा? बेन ने सीधा जवाब दिया, जो लोग इन्फेक्ट नहीं हो सकते इस दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और बेन ने दरवाजा खोल दिया। सब इन्फेक्टेड लोग अंदर आने लगे, सीधा बेटे की तरफ बढ़ने लगे। कैरल ने अपनी गन उठाई, उसने सब पर गोलियां चलाईं, हर एक को। बेन को भी गोली लगी, वो घायल हुआ। कैरल अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गई। बेन की गाड़ी उठाई और भाग चली। बहुत सी गाड़ियां पीछे आ गईं, क्योंकि सब उसे मारना चाहते थे और उसका बेटा उनके लिए वैक्सीन की राह था। एक गाड़ी आकर उनसे टकरा गई। कैरल बेहोश हो गई। इन्फेक्टेड लोग उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो शीशे तोड़ते, कैरल को होश आ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की। तब लैब वाले डॉक्टर का कॉल आया, वैक्सीन के लिए तुम्हारे बेटे की जरूरत है, तुम कहाँ हो? कैरल ने लोकेशन बता दी। डॉक्टर हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचा। बिल्डिंग की छत पर आ जाओ। कैरल अपने बेटे को लेकर लिफ्ट से छत की तरफ चली। पीछे इन्फेक्टेड लोग थे, लेकिन किसी तरह वो छत पर पहुंच गई। डॉक्टर ने हेलीकॉप्टर में बिठाया और वो लेबोरेटरी ले गया। वहां लैब में कैरल के बेटे के खून से वैक्सीन तैयार की गई। एक एक करके सब इन्फेक्टेड लोगों का इलाज होने लगा। कुछ वक्त बाद सब ठीक हो गए। उन्हें याद भी नहीं रहा कि इन्फेक्ट होने के दौरान उन्होंने क्या किया था। ना टकर की यादें, ना उन दिन की कोई बात। बेन भी ठीक हो गया और बाद में कैरल और बेन ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। कैरल के बेटे का दोस्त, जिसके घर वाले नहीं रहे थे, वो भी अब उनके साथ रहने लगा। एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये फिल्म हमसे एक गहरी बात पूछती है कि क्या इंसान अपने जज्बात खोकर सच में बेहतर हो सकता है? क्या एक ऐसी दुनिया जो शांत हो, लेकिन जहां हंसी ना हो, आंसू ना हो, प्यार ना हो, क्या वो दुनिया जीने लायक है? कैरल ने जवाब दे दिया था, अपने बेटे के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, हर खतरे को झेलकर, क्योंकि असली इंसान होना सिर्फ जिस्म होना नहीं, जज्बात होना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गो एक्सप्लेन्ड हिंदी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, अगर आपके सारे जज्बात खत्म हो जाएं और दुनिया में पूरी तरह शांति आ जाए, लेकिन आप रोबोट बन जाएं, क्या आप ऐसे सुकून को कबूल करेंगे?